नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है हमारा वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि मगध महाजनपद पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें 7 राजवंश थे: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। जिसमें हम पिछले वीडियो में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। तो टोटल 7 राजवंशों ने मगध महाजनपद पर शासन किया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो का मेन टॉपिक है वह है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। नंद वंश के अंतिम शासक यानी कि नंद वंश के बाद हम देखते हैं कि मौर्य वंश यहाँ पर आता है। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो है कई स्रोतों से मिलते हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी काफ़ी हमें जानकारी मिलती है। और अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, इन सारे चीज़ों से हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार, जो कि काफ़ी ये साम्राज्य विस्तृत रूप में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। इसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जो कि काफ़ी यह क्षेत्र विस्तृत था। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के शासक। तो टोटल 9 है यहाँ पर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो टोटल हम देख सकते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार आए, फिर उसके बाद अशोक आए, फिर दशरथ मौर्य, फिर संपत्ति, फिर उसके बाद शालिशुक, देववर्मन, सद्धन्वन और वृहदत्त, लास्ट वृहदत्त है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। मौर्य वंश के शासक भी थे और संस्थापक भी थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके मगध का राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि कौटिल्य को। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री, एक पुत्री थी दुर्धरा नाम था, उससे विवाह कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम जो है, जैसे प्लूटार्क ने कहा है एंड्रोकोटस, जस्टिन ने कहा है सैंड्रोकोटस। लेकिन हम इसके बावजूद क्या देखते हैं कि 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि ये जो नाम यूज हुए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इसे पराजित कर दिया और इसकी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलेना से विवाह कर लिया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से इन्होंने विवाह कर लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, थल सेनापति, और जबकि जल सेनापति निर्याकस थे। युद्ध के शर्तों के अनुसार हम क्या देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिया।
इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, इन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उसके बाद हम अगला देखेंगे पॉइंट, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म को अपना लिया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपना इन्होंने प्राण त्याग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस जो थे, इन्होंने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद हम यहाँ पर यह देखेंगे कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब तथा अंजीर भेजा, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा, जबकि अंजीर और मीठी शराब भिजवा दिया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार था वो बिंदुसार का बड़ा बेटा वहां पर सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहे। तब बिंदुसार ने क्या किया कि अपने छोटे पुत्र अशोक जो था, अशोक को, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह दबाने में सफल रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। अब इसके बाद हम अशोक के बारे में देखेंगे। अशोक का जन्म जो था 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है और यहाँ पर अशोक के माँ का नाम सुभद्रांगी था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में जो भीष्म नरसंहार हुआ था उसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी नरसंहार हुआ था, जिसके कारण इससे मारकाट को देखकर अशोक के हृदय परिवर्तित हो गए। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पर अशोक को उपगुप्त ने दिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था और उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, यानी कि जनता को यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को यहाँ पर श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने करवाया था या यह कहाँ पर है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया।
और अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था: ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है यह अभिलेख भारत में मिला, खरोष्ठी जो था पाकिस्तान से मिला है, अरमाइक लिपि जो था अफगानिस्तान से मिला है और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिला है। खरोष्ठी लिपि में हम क्या देखते हैं कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को यहाँ पर मिली थी। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा गया है, जबकि राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अशोक के धम्म यात्रा से कि अशोक का धम्म यात्रा क्या था। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहा जाता है। यानी कि लोगों को नैतिक आचरण से संबंधित कानून सिखाने के लिए इन्होंने नियम बनाया, जिसे हम धम्म के रूप में देखते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे और व्यक्ति को यहाँ पर जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे अशोक के 14 अभिलेख। यहाँ पर शिलालेख के बारे में देखेंगे, जिसने अशोक ने पत्थर पर लिखवाया था इसे, जिसे हम शिलालेख के रूप में देखते हैं। तो प्रथम शिलालेख में हम क्या देखते हैं कि इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की गई है। और तृतीय शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। चौथा शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें भैरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध धर्म की नीति का चर्चा है। 5वां शिलालेख में हम क्या देखते हैं कि इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6ठा शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। 7वां शिलालेख में हम क्या देखते हैं कि इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष प्रारंभ होती है। उसके बाद हम देखेंगे 9वां शिलालेख के बारे में। इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां में है राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख में है धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां में है इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां जो शिलालेख है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध का चर्चा है। और 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, जो कि अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुल्क अध्यक्ष जो थे ये व्यापार से प्राप्त कर और चुंगी कर एकत्रित करते थे। पौतवा अध्यक्ष जो थे माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योग मंत्री सूत्राध्यक्ष कहलाता था। सुनाध्यक्ष यानी चर्म उद्योग का अध्यक्ष था। बुचड़खाना यानी चर्म उद्योग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था।
और उसके बाद देखेंगे अश्वाध्यक्ष, घोड़े की देखभाल करने वाला अश्वाध्यक्ष कहलाता था। हस्त्याध्यक्ष यानी हाथियों की देखभाल करने वाला, और अकाराध्यक्ष खान मंत्री, और सीताध्यक्ष कृषि विभाग मंत्री। उसके बाद हम देखेंगे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में हम देखेंगे कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्वारोही और 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना यहाँ पर थी, जो कि काफ़ी यह मजबूत सेना थी। और मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था और इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को यहाँ पर महामात्रा कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार युद्ध करना चाहिए, जिसमें हम देख सकेंगे प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुसनी युद्ध। प्रकाश युद्ध में हम क्या देखते हैं? आमने सामने का युद्ध। कूट युद्ध कहलाता है चालाकी या छल से किया गया युद्ध। तुसनी युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में यानी कि शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना, जो कि हम अप्रत्यक्ष युद्ध के रूप में देखते हैं। उसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि मेगास्थनीज ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु इसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। जैसे पहला दार्शनिक के अंतर्गत आता था पुजारी, भिक्षु, विद्वान आदि। कृषक में हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया, सबसे ज्यादा संख्या किसानों की थी। उसके बाद हम देखेंगे पशुपालक, तो ये पशुपालन का कार्य करते थे। फिर उसके बाद व्यापारी या शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा संख्या किसानों की थी, फिर उसके बाद सैनिकों की। निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और उसके बाद लास्ट मंत्री हैं, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आते थे। तो ये टोटल 7 वर्ग थे। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी और सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। उसके बाद हम वास्तुकला के बारे में देखेंगे। मौर्य वास्तुकला। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना से काफ़ी जानकारी मिली है, साक्ष्य मिले हैं इसके। मौर्य काल में पत्थर के बनाने के लिए कुशल कारीगर होते थे। ये कारीगर पत्थरों पर अलग अलग डिजाइन बनाते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सांची के स्तूप के बारे में, कि इसे किसने बनवाया था और कहाँ पर है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो कि यह अहिंसा का सूचक है और यह हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो ये था यहाँ हमारा मौर्य वंश से संबंधित टोटल, और इसमें कितने शासक हुए और जो इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत शुंग वंश, कन्नौ वंश और सातवाहन वंश। यानी कि मगध साम्राज्य पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो एक ही वीडियो में यह काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में बांटकर हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि 7 राजवंश थे: हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नौ और सातवाहन। तो यहाँ पर हम मौर्य वंश के बारे में देख चुके हैं। अगली वीडियो हमारी शुंग, कन्नौ और सातवाहन वंश के बारे में रहेगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।